हर मुश्किल के बाद कामयाबी है, हर रात के बाद सुबह है। ना हम झुके थे, ना झुके हैं और ना झुकेंगे। लाहौर कलंदर के 4 बॉलर टॉप 10 में हैं। आई थिंक इज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट कोच। शुमाली इलाकों में कुछ टेम्परेचर गिर सकते हैं। जब सी ब्रीज चलती है तो जाहिर है वो अपने साथ नमी लाती है। मलाला की फिल्म का मोमेंटम कभी बन नहीं रहा था, उसके चांसेस थे थोड़ी। इट वाज अबाउट टाइम। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। नाज़रीन, आज मैं प्रोग्राम का आगाज़ बहुत ही एक ज़बरदस्त कोट से करने जा रही हूँ और आज का जो हमारा कोट ऑफ द डे है वो कुछ इस तरह से कि तूफ़ान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। इस वक्त जो कुछ हो रहा है, बोल न्यूज़ के को चेयरमैन के साथ बिल्कुल गैर कानूनी गिरफ्तारी है। उनके खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया और उनको हक और सच की आवाज़ बनने की सज़ा दी जा रही है और उनके खिलाफ जो कुछ भी किया जा रहा है ये सिर्फ उनको परेशान करने के लिए, इंतकामी कार्रवाइयों के लिए किया जा रहा है और समझा ये जा रहा है कि कश्ती भंवर में है लेकिन हर दिन के बाद सवेरा है। वो खुद ये कह रहे हैं कि अल्लाह के सहारे चलते आए हैं और आगे भी अल्लाह के सहारे ही चलेंगे इंशाअल्लाह। वो वक्त नहीं था तो ये वक्त भी नहीं रहेगा और इस मुश्किल से इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से हम गुजर जाएंगे। हर मुश्किल के बाद कामयाबी है, हर रात के बाद सुबह है और एक नई सुबह आएगी। हम पहले भी अदालतों से सुरखरू होकर निकले हैं और अब भी अदालतों से सुरखरू होकर निकलेंगे। इसी पैगाम के साथ मैं इस शो का आज आगाज़ कर रही हूँ जो कि हमारा कोट ऑफ द डे भी है। दुनिया ये समझ भंवर में है, हम लोगों को निशाना बनाया जाएगा और हम डर जाएंगे, जो हम इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे उन्हें फॉलो करेंगे, डिक्टेशन ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ना हम झुके थे, ना झुके हैं और ना झुकेंगे। और अब शामिल करते हैं आज की बड़ी खबर। हंगामा आराई, भरपूर लड़ाई और पुलिस की पसपाई के बाद आखिरकार इमरान खान मंजर आम पर आ गए। रात गए वीडियो पैगाम जारी किया। सुबह कारकुनान से सारी तस्वीर उनके साथ शेयर की गई। 18 मार्च से कबल अपनी गिरफ्तारी की कोशिश को बिला जवाज करार दे दिया। जमानत या गिरफ्तारी आज फैसला लाहौर हाई कोर्ट करेगा। हक और सच की आवाज़ पर हुकूमत की गिरह लगाने की कोशिश। को चेयरमैन बोल न्यूज़ शुएब शेख की 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद आज अदालत में पेशी का इम्कान। सहाफ़ती तंजीमों के शुएब शेख के हक में मुजाहिरे। आई स्टैंड विद शुएब शेख टॉप ट्रेंड बना हुआ है। वज़ीर ख़जाना इसाक डार को दोस्त ममालिक की मदद दरकार। चीन से $2 अरब की दरख्वास्त। IMF का एग्रीमेंट भी ताहाल नामुकम्मल। गिरती मईशत संभले की कोई उम्मीद है, इस पर भी आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और जनाब, कराची में बरखा रुत भी छाएगी, बारिशें रंग जमाएंगी, कुछ ऐसी खबरें भी हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। ये थी आज की हमारी बड़ी खबरें। और अब सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, ट्विटर पर सारिफीन किस हवाले से बात कर रहे हैं, वो अब शामिल करते हैं। आज के टॉप ट्रेंड्स क्या हैं? तो पहला टॉप ट्रेंड जो बना हुआ है वो है शुएब शेख, यानी कि इस वक्त सोशल मीडिया पर शुएब शेख साहब के हक में लोग इस वक्त अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ कौम का को चेयरमैन शुएब शेख के साथ खड़े रहने का जो अज़्म है वो दिखाई दे रहा है। ऐलान किया गया है। सहाफ़ती तंजीमों के मुल्क भर में मुजाहिरे जारी हैं। हक और सच की आवाज़ को बंद करने की साजिश नामंजूर। ट्रेंड में अब तक हज़ारों सारिफीन ट्वीट्स कर चुके हैं। इसके अलावा जो दूसरा हमारा टॉप ट्रेंड है वो है ज़मान पाक। ज़मान पाक भी ट्रेंड में शामिल है। ज़मान पाक में कल से इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस और PTI कारकुनान आमने सामने हैं, जिसके बाद से ही ज़मान पाक का टॉप ट्रेंड बना हुआ है। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा ज़मान पाक के बाहर हंगामा आराई और शेलिंग के बाइस कई पुलिस एहलकार और कारकुनान जख्मी हुए। बिल्कुल एक मैदान जंग का सा मंजर था, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल थी और इस ट्रेंड में हज़ारों सारिफीन अब तक ट्वीट्स कर चुके हैं। तो ये जनाब हमारे आज के टॉप ट्रेंड्स थे और अब हम वापस आ जाते हैं ज़मान पाक की ही सूरत हाल पर। वहाँ पर हमाराई के बाद आखिरकार इमरान खान मंजर आम पर आए हैं। उन्होंने अहम वीडियो पैगाम जारी किया है जिसमें उनका कहना है कि जब मेरी ज़मानत ही 18 मार्च तक थी तो फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। इंतशार से बचने के लिए सदर लाहौर हाई कोर्ट बार के ज़रिए हलफनामा दिया और 18 तारीख के हलफनामे के बाद गिरफ्तारी का कोई जवाज़ नहीं था।
ये दोबारा ऑपरेशन कर रहे हैं जैसे ज़मान पाक फतह करने आ रहे हों। लंदन प्लान में मुआहदा हुआ है कि इमरान खान को जेल में डालना है, नवाज शरीफ के मुकदमात ख़त्म करने हैं और लंदन मुआहदे के बायस मुझे गिरफ्तार करना ये लोग चाहते हैं। उन्होंने क्या कहा है अपने पैगाम में, आइए सुनते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, कल दोपहर से ज़मान पाक ऐसे लग रहा था जैसे ये मकबूजा कश्मीर है। जिस तरह का पुलिस ने हमला किया हमारे लोगों के ऊपर, ये तो यानी इसकी कोई मिसाल नहीं है। यानी क्या वजह है कि थोड़े से लोगों के ऊपर इस तरह का हमला किया और नुकसान पहुंचाया। वाटर कैनन्स, टीयर गैस, शेलिंग या घर के अंदर की, या बेचारे मुलाजिम थे, औरतें थी। तो इसका कुछ समझ नहीं आई कि जब मेरी बेल 18 तक थी और मैंने सिर्फ वो जो जिसके ऊपर उन्होंने वारंट निकाले हैं, इनको पता था कि मैं क्यों नहीं वो F8 कचहरी इस्लामाबाद में जा रहा, क्योंकि वहां 2 दफा दहशतगर्दी के हमले हुए हैं और वहां वकला भी और जज भी शहीद हुए हैं। तो मैंने वहां सिक्योरिटी की वजह से, और उनको पता है कि मैंने तो सिक्योरिटी की वजह से मैं नहीं अपेयर हुआ। अब फिर से तैयारी कर रहे हैं, भारी कंटिंजेंट पुलिस की तैयार हो रही है, रेंजर्स तैयार हो रहे हैं, फिर जिस तरह ज़मान पाक को फतह करने आना है। मैं सिर्फ इंतशार को बचाने के लिए आज मैंने एक अंडरटेकिंग दी। इश्तियाक खान जी, इमरान खान का पैगाम आपने सुना, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये लोग सिर्फ इंतशार चाहते हैं और जब 18 मार्च तक मेरे पास वक्त था, मोहलत थी, तो ये क्यों ऑपरेशन करने आ गए? सवाल सभी के जहनों में है। इस वक्त ज़मान पाक पर क्या सूरत हाल है, क्योंकि खबरें कुछ ऐसी हैं कि वहाँ अतराफ की बिजली भी बंद कर दी गई है। कल भी मैदान जंग बना रहा, अभी भी कहा जा रहा है कि फिर से ऑपरेशन हो सकता है। तो हमें जाफर बिन यार ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। जाफर, क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप ज़मान पाक पर? जी बिल्कुल, ज़मान पाक ऐसा ही मंजर पेश कर रहा है कि शायद जंग यहाँ पे बड़ी शदीद जारी रही थी और अब दोबारा होने वाली है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रेंजर के पुलिस के ताज़ा दम दस्ते फुली लोडेड जो है तैयार होकर ज़मान पाक की तरफ पेश कदमी करते नजर आ रहे हैं। ये जो माल रोड है, यहाँ से एक कैनाल जो ज़मान पाक का रास्ता है, इसको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया। किसी को उस तरफ जाने की इजाजत नहीं, लेकिन जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं, पुलिस के एहलकार हैं, उनको हम मुसलसल देख रहे हैं कि वो ज़मान पाक की तरफ जा रहे हैं। आगे हम देख रहे हैं कि एम्बुलेंसेज भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे खड़ी हुई हैं। तो लग इस तरह रहा है कि शायद अब दोबारा ऑपरेशन करने के हवाले से कोई हिकमत अमली बनाई जा रही है, क्योंकि पुलिस की एक बहुत बड़ी तादाद ने ज़मान पाक के इर्द गिर्द तमाम रस्तों को बंद करके उसको पास खड़े हैं। और कारकुनान जो है वो उन्होंने हिसार में लिया हुआ है ज़मान पाक में। रात को बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान ज़मान पाक पहुंच गए थे, अभी तक उसी तरह मौजूद है। हम दूर खड़े देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है धुआं भी उठ रहा है, मुसलसल शेयरिंग हो रही है उस तरफ। फिजा पूरी इतनी सख्त उसकी शेलिंग की वजह से लोग परेशान है, लोग तंग है, लोगों की आंखें सूज गई हैं, गले उनके खराब हो चुके हैं। लेकिन मुसलसल पुलिस जब आगे बढ़ती है तो शेलिंग होती है और आगे के कारकुनान खड़े हैं, वो निहत्ते खड़े हैं। तो लेकिन पुलिस की जानिब से यही अब शायद हिकमत अमली बनाई जा रही है कि जिस तरह पुलिस के नौजवान आगे जा रहे हैं, रेंजर हमने देखे कि उनके एहलकार बड़ी तादाद में यहाँ पे गए और अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि यहाँ दोबारा ऑपरेशन होगा। लेकिन पुलिस की तैयारियां इसी तरह है कि पूरा माल रोड मुकम्मल तौर पर पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है, कि जिस तरह ये कोई मकबूजा कश्मीर का कोई ऐसा इलाका है कि जहां हम देखते हैं कि भारतीय फौज जिस तरह खड़ी होती है और सारे अंदर लोग बंद होते हैं, इसी तरह का सीन अब माल रोड पर नजर आ रहा है। और अब थोड़ी देर तक ये आइडिया हो जाएगा कि पुलिस की क्या हिकमत अमली है और पुलिस क्या करने जा रही है। जी अच्छा, अब जाफर मुझे ये भी बताइएगा कि अभी जो यहाँ पर सिचुएशन है, जो मकामी क़यादत है, वो भी आपको बाहर दिखाई दे रही है या वो नहीं है यहाँ पर? जी बिल्कुल, अभी जो लोग हैं वो ज़मान पाक के अंदर है। रात हमने देखा कि वहाँ पे जो मुख्तलिफ मरकजी और सूबाई क़यादत थी वो हमको नजर आ रहे थे। शदीद वो शेलिंग से उनकी आंखें सूजी हुई थी, गले खराब थे, परेशान थे, लेकिन मौजूद है कारकुनान के साथ डटे रहे। लेकिन इस वक्त आज अभी भी अंदर कुछ जो मरकजी कायदीन है वो इमरान खान से आज मुलाकात करेंगे, आज की हिकमत अमली के हवाले से उनको आगाह करेंगे कि आइंदा उनकी क्या प्लानिंग होगी। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस जिस तरह नजर आ रही है, इस पूरे एरिए को जगह जगह पे वो बैठे हुए हैं, वाटर कैनन भी हम देख रहे हैं। आज इमरान खान के वकला ने अदालत में पेश भी होना था इसी हवाले से, तो कितने बजे वो होंगे वहां पर पेश? जी बिल्कुल, अभी क्योंकि 9 बज गए हैं, कोर्ट टाइम शुरू हो चुका है और वकला जो है वो पेश होंगे। रात भी गए थे लाहौर हाई कोर्ट के सदर इश्तियाक खान, उन्होंने DIG से मुलाकात करने की कोशिश की थी, CCPO से, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी थी। दूसरी तरफ वकला भी गए थे
तो आज दोबारा भी कोर्ट का टाइम शुरू होने वाला है। आज इस हवाले से पिटीशन भी जो है वो भी फाइल की जाएंगी और जो इमरान खान के फ्रंट गिरफ्तारी निकाले गए हैं उसको भी चैलेंज किया जाएगा, ताकि कोर्ट जो फैसला करेगी उसके बाद जो आइंदा का लाई अमल तैयार होगा। और वकला से इमरान खान मुसलसल मुशावरत कर रहे हैं, रात लेट तक भी जो वकला कायदीन है वो इमरान खान से उन्होंने फोन पर भी बात की और मुलाकातें भी हुई, ताकि इसको कानूनी किस तरह सारी चीजों को तय किया जाए और इस मसले से बाहर निकला जाए। जी ठीक है जाफर, माजरत चाहूंगी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने तमाम तर सूरत हाल से हमें। अब हम आगे बढ़ते हैं जनाब, देखते हैं अभी यहाँ पर क्या सूरत हाल पेश आती है। ऑपरेशन की तैयारी फिर से दिखाई दे रही है और खान साहब का यही कहना है, यही मौक़िफ़ है कि उनके पास 18 मार्च तक का वक्त है, उससे पहले गिरफ्तारी बनती नहीं है। लेकिन अब ये मामला अभी हाई कोर्ट जाएगा, देखते हैं वहाँ पर क्या सिचुएशन बनती है। अब कुछ बात करते हैं बोल के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ उनमें शिद्दत आ गई है। पहले आज़ादी सहाफ़त पर वार, फिर को चेयरमैन बोल शुएब शेख बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार, अदालती अहकामात के बावजूद गैर इंसानी सलूक किया गया, मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत में लाया गया, हाथों में हथकड़ियाँ भी लगा दी गई। इसी पर भी इंतकाम की आग ठंडी ना हुई तो इस्लामाबाद में को चेयरमैन बोल के घर पर भी धावा बोला गया। ना कोई नोटिस था, ना घर की तलाशी के वारंट थे, घर में तोड़फोड़ की गई, सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। शुएब शेख से जज्बाती लगाव रखने वाले मुलाजमीन ने दुआ के लिए हाथ उठा लिए, बखैरियत वापसी की उम्मीद लगा ली। आज़ादी सहाफ़त पर वार किया गया है, जुबानबंदी की कोशिश की गई है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं की जा रही, तभी इंतकामी कार्रवाइयाँ जिनका आगाज़ किया गया है। पहले 3 रोज़ा रिमांड दिया गया, फिर 2 रोज़ा रिमांड हुआ और अब आज फिर से अदालत में पेशी होगी। अकील अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अकील, कितने बजे पेश किया जाएगा शुएब साहब को आज अदालत में? जी देखें बिल्कुल बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख को आज 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद आज दोबारा इस्लामाबाद की F8 कचहरी में पेश किया जाएगा। FIA की जानिब से शुएब शेख को आज जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की अदालत में पेश किया जाएगा और बताना ही है कि 12 बजे तक जो है वो पेश किया जाएगा शुएब शेख को। इससे कबल जो 2 पेशियाँ हुई थी उसमें शुएब शेख को जो है वो तकरीबन उनकी पेशी को इल्तवा किया गया। गुज़िश्ता पेशी पर उनको तकरीबन 2 बजे के बाद यहाँ पर अदालत में लाया गया, जिस पर गुज़िश्ता समात पर शुएब शेख के वकील लतीफ़ खोसा की जानिब से इस पर एतराज़ किया गया और ये कहा गया कि FIA के हुकाम जो है वो दानिस्ता तौर पर यहाँ पर जो है वो शुएब शेख को अदालत में लेट से पेश करते हैं। इस पर हुक्म दिया जाए FIA हुकाम को, जिस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की जानिब से FIA हुकाम को गुज़िश्ता समात पर हिदायत जारी की गई और ये कहा गया कि अगली समात पर शुएब शेख को 12 बजे हर सूरत जो है वो अदालत में पेश किया जाए। तो आज 12 बजे मुमकिन तौर पर शुएब शेख को यहाँ पर इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड आज उनका मुकम्मल हो रहा है, जिसके बाद आज दोबारा पेश किया जाएगा और आज यहाँ पर दोबारा पेश होने के बाद मजीद इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा। जब जो गुज़िश्ता 2 समातें हुई थी वहाँ पर दोनों समातों में FIA हुकाम को जो भी लतीफ़ खोसा या जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से जो सवालात थे वो उनका जवाब देने में नाकाम रहे। गुज़िश्ता समात पर यह मामला भी सामने आया कि शुएब शेख को जो है वो खाना भी नहीं दिया जा रहा घर का और उनकी जो है वो अद्वियात भी उनको नहीं दी जा रही, जिसके बायस उनको सांस के मसाइल हैं और दीगर जो हैं वो मसाइल हैं, लेकिन उनको जो है वो इलाज मुआवजे की सहूलत फ्राहम नहीं की जा रही, जिस पर गुज़िश्ता समात पर जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की जानिब से इस मामले पर इजहार बरहमी किया गया और जज का ये कहना था कि जो है वो तमाम इन जो अफराद हैं उनके बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी बनाया जाए और जज की जानिब से FIA हुकाम को ये हुक्म दिया गया कि यहाँ से अदालत से रवाना होते साथ ही शुएब शेख का मेडिकल करवाया जाए, उनके मेडिकल टेस्ट करवाए जाएँ और देखा जाए कि उनकी जो है तिब्बी सहूलत, तिब्बी जो कंडीशन है वो कैसी है। जिसके बाद गुज़िश्ता समात के बाद यहाँ से FIA हुकाम शुएब शेख को इस्लामाबाद के प्रिंस हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ से उनके जो है वो करवाए गए। तो आज 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनका मुकम्मल हो रहा है। गुज़िश्ता समात पर 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा दोबारा की गई थी, जिसको मुस्तरद किया गया और 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया गया था और गुज़िश्ता समात पर 2 रोज़ा रिमांड आज मुकम्मल हो रहा है और आज फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। अकील, आप मेरे साथ रहिएगा, FIA ऑफिस के बाहर मौजूद हैं जाहिद फारूक मलिक, उनसे बात करेंगे। जाहिद, अंदर से क्या खबरें आ रही हैं, तैयारियां कैसी हैं, कितने बजे ले जाया जाएगा यहाँ से शुएब साहब को? जाहिद फारूक मलिक से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, FIA ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। इससे पहले हमने देखा है तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के वक्त ले जाया जाता है शुएब साहब को पेशी के लिए और आज कितने बजे ले जाया जाएगा ये हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अलबत्ता गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, रात में सोने नहीं दिया जाता, घर का खाना नहीं वहाँ पर जाने दिया जाता, किसी को मिलने नहीं दिया जाता, मुंह पर काला कपड़ा डालकर पेश किया जाता है, जबकि अदालत ने कहा भी
कि ऐसे क्यों लेकर आया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद हठधर्मी बरकरार है। जाहिद बताइएगा कितने बजे यहाँ से लेकर जाया जाएगा पेशी पर? जाहिद फारूक मलिक जो हैं उनसे हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और वो हमें सूरत हाल से आगाह करेंगे कि गाड़ियां तैयार खड़ी हैं, कितने बजे यहां से निकलेंगे, क्या सूरत हाल होगी और सही वक्त पर अदालत पहुंचाया जाएगा, क्योंकि हमने इससे पहले देखा ताख़ीर भी की जाती है, वक्त पर नहीं पहुंचाया जाता। तो आज क्या सूरत हाल रहेगी, जाहिद आगाह कीजिएगा। यहाँ पर लेकिन आप देखते हैं कि क्योंकि हमेशा से ये ऐसे ही करते हैं कि देर से लेके जाते हैं, छुपा के लेके जाते हैं, बचा के लेके जाते हैं और बताते भी नहीं हैं टाइम के ऊपर। FIA तीसरी दफ़ा आज हम जब शेख साहब से जाएंगे तो जो उन्होंने टाइम दिया होता है वहाँ से उससे 2-2.5 घंटे बाद अचानक से बैक डोर से कपड़ा डालकर वो लेके जाते हैं। आज 12 बजे का जज साहब ने इसी हवाले से टाइम दिया गया था। दोनों दफ़ा गैर इंसानी तरीके से, गैर इखलाकी तरीके से वो लेके गए। कपड़ा भी सर के ऊपर डाला हुआ था और उनको बिल्कुल कोई इस तरह की सहूलत जो है वो भी मैसर नहीं। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि FIA में जज ऑफिस के सामने हम खड़े हैं। यहाँ पे हमेशा से जितने भी छोटे छोटे जराइम के जो मुलज़िम हैं उनके भी जो लोग आते हैं विजिटर मिलने के लिए तो वो वहाँ पे मिलते हैं, लेकिन शायब शेख साहब को हमारे साथ मुलाकात का भी मौके नहीं मिलते और उनको फैसिलिटेट भी नहीं किया जाता जिस तरह आम लोगों को किया जाता है। आज अगर देखें तो 12 बजे का जज साहब ने इसीलिए टाइम दिया था कि शायब शेख साहब को जो को चेयरमैन हैं बोल न्यूज़ नेटवर्क के, उनको 12 बजे पेश किया जाए। अभी जो उनका टाइम है उसमें काफ़ी टाइम अभी बाकी है। तो हम लगता है यही है कि लेम एक्सक्यूज़ करेंगे और शेख साहब को टाइम पे शायद ना लेके जाया जाए, क्योंकि ठीक है 12 बजे का वक्त दिया गया है, लेम एक्सक्यूज़ किए जाते हैं और वक्त पर नहीं पहुंचाया। उसके अलावा गैर इंसानी सलूक वो भी रवा रखा गया है कि बैक डोर से छुपा के मुंह पे कपड़ा डालकर ले जाया जाता है, किसी को मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही और ये जुल्म किया जा रहा है। ये जुल्म आखिर कब तक चलेगा? ऐसा जुल्म ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। जाहिद फारूक बहुत शुक्रिया आपका, मेरे साथ मौजूद थे अकील अहमद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हुकूमत के बोल की जुबाबंदी के लिए गैर कानूनी हथकंडे हैं नाजरीन जो कि आप मुलाहिजा कर रहे हैं, जो नज़र आ रहे हैं। FIA ने झूठे केस में को चेयरमैन शुएब शेख को गिरफ्तार किया है। झूठे इल्ज़ामात हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं है, बेबुनियाद मुकदमात, गैर कानूनी अगवा, जिसके बाद गिरफ्तारी डाली गई और कौम ये सारे हक़ाइक़ जानते हैं। तभी कौम इस वक्त दुआगो है, शुएब शेख साहब के लिए सरापा एहतजाज है, शदीद अल्फाज में इस रवैये की मजम्मत कर रहे हैं। इस वक्त हम पेशावर का रुख करेंगे जहाँ पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नोमान मौजूद हैं। इसी तरह एहतजाज हो रहा है, उनसे जानते हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है। नोमान आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब अहमद शेख की गिरफ्तारी की पेशावर के शहरी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इस गिरफ्तारी पर जो सहाफ़ती बरादरी है वो भी काफ़ी गम गुस्से का इजहार कर रही है। तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से इस गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ एहतजाज किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी एहतजाज किया गया जिसमें यूनियन के सदर और दीगर ओहदेदारों के अलावा सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और इस गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई और कहा गया कि इस तरह इक़दामात मीडिया को दबा नहीं सकते। बोल जो हक और सच की बात करता है, शुएब शेख की गिरफ्तारी भी इसी सिलसिले की कड़ी है और कोशिश की जा रही है इनकी गिरफ्तारी के जरिए कि बोल हक और सच की बात करना। आपका मोहम्मद नोमान, हम सच बताते आए हैं, सच बताते रहेंगे इंशाल्लाह। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, और अब कुछ बात हो जाए पाकिस्तान सुपर लीग की, जिसको 2 दिन तो ब्रेक लगा रहा, लेकिन आज से फिर ये नॉन स्टॉप एक्शन शुरू होने जा रहा है। पहले क्वालिफायर में लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स फाइनल में जगह के लिए टकराएंगे। फातेह टीम इतवार के सबसे बड़े टाकरे का टिकट कटाएगी, हारने वाली टीम एक मौका और पाएगी। सुहेब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुहेब साहब, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स? जी पहले तो मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि मैच हो जाए, जो हालात हो गए
आप गद्दाफी स्टेडियम की हाउसफुल की बात कर रहे हैं, मुझे तो लाहौर हाउसफुल होता नजर आ रहा है। एंड अल्लाह खैर करे एंड आई होप दैट हमारी जो इमेज है सारी दुनिया में वो कायम रहे, बिकॉज PSL से बहुत बहुत फर्क पड़ा है। फॉरेनर्स हैव कम हियर, टेलीविजन क्रूज से लेके, प्लेयर्स से लेके, कोचेस से लेके, एंड दे शुड गो बैक विद गुड मेमोरीज एंड गुड परसेप्शंस ऑफ पाकिस्तान। रह गया अगर मैच हो जाता है इंशाल्लाह तो लाहौर कलंदर का ही पल्ला भारी है। मैं कुछ डेटा निकाल रहा था, हमारे जो रात को शो होता है बोल में ही रमीज सकलैन के साथ और जमील फारूकी और फहीम होते हैं, तो उसमें हमारे स्टैट्समैन है आफाक, उन्होंने बड़ा जबरदस्त डेटा निकाला है कि अगर आप टॉप स्कोरर ऑफ PSL 8 लें तो उसमें मुल्तान सुल्तान के 2 हैं और लाहौर कलंदर का 1 है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज मुल्तान सुल्तान की ऑब्वियसली एवरेज भी ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग रन्स, दे स्कोरिंग एट अ हायर स्ट्राइक रेट। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, अगर आप उनकी बॉलर्स में आते हैं तो भाई लाहौर कलंदर के 4 बॉलर टॉप 10 में हैं, मुल्तान सुल्तान के 3 हैं। तो हर लिहाज से वैसे तो मुल्तान सुल्तान को एज नजर आ रहा है, दे स्कोरिंग एट अ फास्टर रेट, दे स्कोरिंग मोर रन्स एंड विकेट लेने में बराबर ही हैं, लेकिन फॉर सम रीजन वो जो एक्स फैक्टर आ जाता है लाहौर कलंदर्स का, उससे मुझे लग रहा है कि लाहौर कलंदर्स की एक जरा सी एडवांटेज है। जी अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि लाहौर कलंदर्स अपना लास्ट मैच जो कराची किंग्स के खिलाफ हारी है उसमें क्या गलतियां थी जो उनको इस मैच में नहीं दोहरानी और आपने ऑब्जर्व की हैं? देखिए कुछ उनके चेंजेस ऐसे थे, बाज़ दफा क्या हो जाता है कि कुछ टीम जो होती हैं वो जब एक दफा क्वालिफाई हो जाती हैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस तो वो जरा सा रिलैक्स भी हो जाती है। लाहौर कलंदर एक्सपेरिमेंट भी बहुत कर रहा था प्लेयर्स के साथ, क्योंकि फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, आज के मैच के लिए क्वालिफाई कर चुके थे क्वालिफायर के लिए, तो probably that's the reason. I don't think वो जो players खेले थे वो आज खेलेंगे, it will be a back to full strength Lahore Qalandars team. So I think आज आप बहुत डिफरेंट लाहौर कलंदर को देखेंगी, और हालांकि लाहौर कलंदर ने जो पहले भी मैच खेले हैं लीग में उसमें कहीं वो लड़खड़ाए हैं। उनकी जो वीकनेस है वो बेसिकली उनके बल्लेबाजी ये है कि फखर के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं वो, और उसके बाद बल्लेबाजों में डेप्थ नहीं है ज्यादा उनकी बल्लेबाजी में। जब भी मैंने कहा कि मुल्तान सुल्तान के पास जो बॉलिंग अटैक है दैट इज वेरी थ्रेटनिंग, एहसानुल्लाह हो गए, या उसमें आप दूसरे जो है उसामा मीर हो गए, ये दोनों जो बॉलर्स हैं ये काफी टेस्ट कर सकते हैं लाहौर कलंदर्स के बल्लेबाजों को। स्टैट्स पॉइंट टुवर्ड मुल्तान सुल्तान, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि जो एक्स फैक्टर है, जो एक लास्ट मिनट में एक दम लगाते हैं, सही वो लाहौर कलंदर्स के पास है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा बस साहब, एक और कंट्रोवर्सी जो कभी क्रिएट हुई है, मैं उस पर आपका थोड़ा सा एनालिसिस चाहूंगी कि आपकी राय क्या है। जो कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट कराया गया है वो भी ज़बरदस्ती का रेस्ट कराया गया है। मैं अफगानिस्तान के साथ सीरीज़ की बात कर रही हूँ, और नए प्लेयर्स को मौका दिया जा रहा है, और ये भी साथ में कॉन्फिडेंस दिया गया है कि आपकी नौकरी पक्की, आप परेशान ना हो। इस पर आप क्या समझते हैं, जो हो रहा है ठीक हो रहा है? देखिए सारी दुनिया में स्पेशली क्रिकेट में प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाता है, रोटेशन पॉलिसी होती है, यहाँ तक के कप्तानों को बाकायदा सीरीज टू सीरीज एट टाइम्स रेस्ट दिया जाता है। उसकी 2-3 वजूहत होती है। एक तो क्रिकेट इतना हो गया स्पेशली विद द प्राइवेट लीग जो क्रिकेटर्स खेल रहे हैं कि हर क्रिकेट बोर्ड ये कंसर्न्ड होता है कि कहीं इनका ब्रेक डाउन ना हो जाए, और जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज हो वहां पे वो अनअवेलेबल ना हो जाए ड्यू टू इंजरी। दूसरी जो वजह होती है वो ये होती है कि देखें अगर कोई क्रूशियल मैच से पहले आपका क्रूशियल प्लेयर इंजर हो जाए, उस वक्त अगर आप उसका रिप्लेसमेंट लेके आए जिसने पूरा साल खेला ही ना हो, तो वहां पे एक जरा सी डिसएडवांटेज होती है। उसका टेम्परामेंट नहीं टेस्ट किया हुआ होता है, उसको मैच प्रैक्टिस नहीं मिली हुई होती है। जो हमने देखा 2020 और 2021 में कि बाकायदा टूर्स गए, 20-20 लोग गए, लेकिन उसमें से पलट के कोई 12 ही आए जिन्होंने खेला, बाकी सब पैसेंजर्स रह गए और फिर टीम से भी ड्रॉप हो गए। तो पहली बात तो ये है कि रोटेशन पॉलिसी एंड इवन रेस्टिंग द कैप्टन इज डन ऑल ओवर। हमारे पास तीनों फॉर्मेट्स में एक ही कप्तान है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दे हैव डिफरेंट कैप्टन्स फॉर व्हाइट बॉल एंड रेड बॉल क्रिकेट। इवन न्यूजीलैंड
अब साउथ अफ्रीका में भी हो गया है, इसमें कोई मजाक नहीं है। द ओनली थिंग इज हाउ इट इज हैंडल्ड। आप 3 महीने पहले बता दें, आप 4 महीने पहले बता दें। अच्छा वैसे मुझे ये बताइएगा सुहेब साहब, ये हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं ये इनको क्यों नहीं ये खदशा होता कि भाई हम लोगों का भी ब्रेक डाउन हो सकता है या हम थक गए हैं, हमें रेस्ट की जरूरत है? ये लोग तो हम वक्त कहते हैं कि हमें खेलना है, हमें खेलने दिया जाए, ये इनसिक्योरिटीज क्यों है इनमें? देखिए, पहली बात ये है कि बहुत से प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनकी रोजी ही क्रिकेट है, मैच फीस है। एक तो वो छोड़ना नहीं चाहते हैं वो फाइनेंशियल बेनिफिट, दूसरा उनको डर ये होता है कि अगर हमारा रिप्लेसमेंट में कोई आया और उसने लाजवाब परफॉर्मेंसेस दे दी तो फिर इनका वापस टीम में आना या तो मुश्किल हो जाएगा, और अगर वापस लाया जाएगा तो इनसे एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ जाएंगी जो इनकी कैपेबिलिटी नहीं होगी। तो काफी क्रिकेटर्स जो हैं स्पेशली पाकिस्तान में वो रिजिस्ट करते हैं, जबकि सारी दुनिया में मेजॉरिटी क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज में जो टॉप क्रिकेट कंट्रीज है वहाँ प्लेयर्स खुद कह देते हैं कि मैं फला सीरीज नहीं खेलूंगा। कुछ लोग आईपीएल के मिलियंस ऑफ डॉलर्स छोड़ देते हैं ये कह के कि मुझे रेस्ट करना है क्योंकि मेरे कंट्री की टेस्ट सीरीज आ रही है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जरूरी है कि इनको काउंसलिंग करें, इनको पूरा साल का कैलेंडर दें, इनको पहले से बता दें कि तुम ये सीरीज खेलोगे, ये नहीं खेलोगे, ताकि आप दूसरे प्लेयर्स को मैच्योर कर सकें। और देखिए, दूसरे प्लेयर जैसे साइम अय्यूब ले लें, तैयब ताहिर ले लें, एहसानुल्लाह ले लें, अगर इनको अभी मौका मिलेगा तो कब मिलेगा? सारा बात ये होता है कि देखिए जी अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, फिर एक वर्ल्ड कप खत्म होता है तो दूसरे साल दूसरा वर्ल्ड कप होता है, बिकॉज वर्ल्ड कप इतने होने लगे हैं, इतने फॉर्मेट्स हो गए, तो हमें उसकी तैयारी, अभी हम सीनियर प्लेयर को नहीं रेस्ट करा सकते। तो नहीं, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है सुहेब साहब की काउंसलिंग की अशद जरूरत है। थोड़ा से एड्स मिलते हैं, स्टार बन जाते हैं, मेहनत छोड़ देते हैं, फिर खेलना भी है, हमें ही खेलना है, मैच फीस भी चाहिए। कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए कि भाई ये बाकायदा क्राइटेरिया है, आपको भी नहीं खेलना और आपको भी खेलना है, ये बाकायदा मेंशन होना चाहिए, पहले से मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। हमारे प्रोड्यूसर साहब का एक सवाल आया है, उन्होंने कहा है कि जी कप्तानी की जंग भी एक शुरू हो जाती है ऐसी सिचुएशन में, उस पर आपकी राय क्या है? और दूसरा, कोचिंग स्टाफ को भी चेंज किया गया है। देखिए, पहली बात मैं आपसे कहा ना, जो मैंने अपने जवाब में बोला था कि लीडरशिप में भी रेस्ट कराया जाता है। बाकी कप्तान हैं, बेन स्टोक्स जैसे कप्तान हैं, उन्होंने 1-2 सीरीज के लिए कह दिया था कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, वो ओडीआई से रिटायर हो गया कि दूसरे बल्ले को लीडिंग का मौका मिले। सो बात ये है कि आपने जब तक कैप्टन दूसरा नहीं करना, आपका कैप्टन वर्ल्ड कप से पहले इंजर्ड हो गया तो कौन लीड करेगा? उसको तो तजुर्बा ही नहीं होगा। सो ये भी जरूरी होता है लीडरशिप। मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहा हूँ, 20 साल रहा हूँ एज बीन अ सीईओ। हमें 3 हफ्ते की कंपल्सरी लीव दी जाती थी ताकि दूसरे आदमी को टेस्ट कर सकें। किसी दिन आप अल्लाह को प्यारे हो गया फॉर एग्जाम्पल, या इंजर्ड हो गए या हॉस्पिटलाइज हो गए, तो कंपनी चलेगी कैसे, कौन चलाएगा? उसको हमने आजमाया हुआ है, नहीं आजमाया हुआ है। तो पहली बात ये रह गया कोचिंग। मुझे बहुत खुशी है कि अब्दुल रहमान को कोच बनाया, मुझे बहुत खुशी है, बिकॉज हमारे यहाँ ये हो गया था कि बहुत बड़ा क्रिकेटर होगा तो कोच बनेगा, या पर्सनैलिटी अच्छी होगी, या फॉरेनर आएगा वो अंग्रेजी अच्छी बोलता है। तो मुझे बहुत खुशी है, अब्दुल रहमान हैज डन वंडर्स फॉर साउथ पंजाब, ही हैज डन वंडर्स फॉर मुल्तान सुल्तान। एंडी फ्लावर तो 4 दिन पहले आता है पीएसएल शुरू होने के। तो यानी कि ये जो तब्दीलियां आई हैं आपके ख्याल में बड़े पॉजिटिव चेंजेस हैं और ऐसा होना चाहिए। मुझे पॉजिटिव अच्छी लगी है बिकॉज़ उमर गुल इज अ गुड बॉलिंग कोच। उसने अफगानिस्तान के बॉलर्स को देखा कितना निखार के लेकर आया है, और अब्दुल रहमान आई थिंक इज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट कोच। ही हैज प्रूव्ड इट। उसने जो टीम कोच की है वो चैंपियनशिप जीती है, कभी पाकिस्तान कप जीता है, पिछले 2 साल में उसका रिकॉर्ड उठा के देख ले। तो मुझे बहुत खुशी है, यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जहाँ क्रिटिसिज्म है वहाँ उनको दाद भी देना पड़ती है कि उन्होंने एक अच्छा कोच रखा है। बाकी उन्होंने देखे रिटेन भी किया है, मोहम्मद यूसुफ को बैटिंग कोच रिटेन किया है। तो ऐसा नहीं है कि छुरी चला जाने। अच्छा, फाइनली मुझे ये बताइएगा, सही। अच्छा सुहेब साहब, हम लोग वापस पीएसएल पे आ जाते हैं। आपने लाहौर कलंदर्स की बात तो की है, लेकिन मुल्तान सुल्तान्स को आप क्या मशवरा देंगे? थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी किया है मुल्तान सुल्तान्स ने, वैसे परफॉर्म नहीं कर पाए जैसे इन्हें करना चाहिए था। ये इनको कौन सी ऐसी गलतियां हैं जहां पे अपनी ग्रिप दिखानी है? देखिए, मुल्तान सुल्तान ने पहली बात ये है कि उस्मान खान को जरा देर से लेकर आया है, बिकॉज शान के साथ उनकी ओपनिंग स्टैंड जो है वो पावर प्ले में इतनी रन नहीं दे रही थी, सिवाय इक्का दुक्का इनिंग्स उसने खेली। तो एक तो यहाँ पे ये है।
दूसरा ये है कि जो उनकी बॉलिंग है वो एहसानुल्लाह और उसामा मीर के ऊपर बहुत डिपेंड कर रही है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया टॉप 10 में उनके बॉलर्स नहीं है, तो जरा सा इनको ये ट्रबल कर रहा है कि इनका जो कॉम्बिनेशन है वो अभी एग्जैक्ट बना नहीं है। मुझे लगता है इन्हें कॉम्बिनेशंस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, लेकिन खैर अब इवेंट तो खत्म हो गया, ये काम थोड़ा पहले होना चाहिए था। सुहेब साहब बहुत शुक्रिया, और मैं उस टीम के साथ हूँ जो अच्छा परफॉर्म करेगी। लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान आज का मैच है, एंजॉय करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमारे मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है वो काफ़ी कशीदा दिखाई दे रही है। ज़मान पाक सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, सबकी निगाहें ज़मान पाक की तरफ हैं। कल पूरा दिन मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था, और अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि हमारे कारकुनान और रहनुमाओं को गुज़श्ता रोज़ से पुलिस की कार्रवाइयों का सामना है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस ने आंसू गैस और कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए केमिकल वाला पानी इस्तेमाल किया। इमरान खान के मुताबिक इस वक्त उनका बराह रास्त मुकाबला रेंजर्स से है। उन्होंने कहा कि मेरा इस्टेब्लिशमेंट से ये सवाल है कि जो न्यूट्रल होने के दावेदार हैं, क्या ये आपका न्यूट्रलिटी का आइडिया है? इस वक्त रेंजर्स निहत्ते कारकुनान और रहनुमाओं से लड़ रही है, जबकि इनके लीडर को एक गैर कानूनी वारंट गिरफ्तारी का सामना है। उनका मुताबिक कि मुकदमा पहली अदालत के सामने है, और ये सब एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब हुकूमत उन्हें अगवा और मुमकिन तौर पर कत्ल करना चाहती है। ज़मान पाक पर क्या सूरत हाल है, जमाइंदे जाफर बिन यार से। जाफर बताइएगा। तो ज़मान पार्क में वक्त गुजरने के साथ साथ कारकुनान जो है वो ज्यादा पुरजोश होते दिखाई दे रहे हैं, और कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद है जो जिसने ज़मान पार्क जो इमरान खान की रिहाइश है उसको सार में ले रखा है। इसके अलावा जो किन्नौर रोड पर उस पर कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। अभी हमने देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कासम सूरी है वो नारे लगाते हुए बढ़ रहे थे। इसके अलावा जो लीडरान है वो भी बाहर निकल आए हैं, और अभी भी बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद है। और पुलिस और रेंजर की एक बहुत बड़ी तादाद थी, सैकड़ों की तादाद में वो लोग सारे वापस जा चुके हैं। वो रेंजर पहले आई थी, बिल्कुल ताज़ा दम दस्ते उनके आगे पहुंचे थे, उसके बाद पुलिस आई थी, फिर इस्लामाबाद पुलिस आ गई थी, लाहौर पुलिस। अभी हम देख रहे हैं कि तमाम रेंजर्स और तमाम पुलिस एहलकार जो है वापस जा चुके हैं। सिर्फ ज़मान पार्क केनाल रोड पर जो है कारकुनान है, खिलाड़ियों की एक बहुत बड़ी तादाद है, और उससे ज्यादा खिलाड़ी जो इमरान खान के घर का गेट है उसके बाहर खड़े हुए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। और कारकुनान अभी भी फुल चार्ज है, और रात के यहाँ पे मौजूद है। उसी सड़क पर भी हमने देखा कि ख़वातीन भी यहाँ पे बैठी हुई है, वो भी बड़ी मुतरक नजर आ रही थी। और कारकुनान की तादाद में वक्त गुजरने के साथ साथ इजाफा हो रहा है। जी सही। तो अभी क्या जाफर सूरत हाल आपको दिखाई दे रही है? यहाँ से रेंजर्स और पुलिस आप बता रहे हैं कि वो यहाँ से जा चुकी है, क्या पहले भी रात में ऐसा हुआ कि पहले जाते हैं फिर आ जाते हैं? कुछ ऐसी ही सूरत हाल की हिकमत अमली अपनाई गई है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि लग रहा है कि शायद दोबारा कोई हिकमत अमली जो है अपनाई जा रही है, और इसीलिए रेंजर को भी वापस बुला लिया गया। पुलिस के भी जो ताज़ा दम दस्ते थे उनको भी वापस बुला लिया। एक तो कारकुनान की तादाद बहुत ज्यादा है, अभी भी हम देख रहे हैं कि मेरे सामने एक बहुत बड़ी तादाद में जो है कारकुनान का काफिला केपी के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पे पहुंच रहा है, और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ लोग आ रहे हैं। और शायद इनकी अब ये हिकमत अमली होगी कि कारकुनान की तादाद क्योंकि ज्यादा है। सुबह भी थोड़ी देर पहले भी शैलिंग होती रही, बख्तरबंद गाड़ी पुलिस की आगे बढ़ी, उस कारकुनान ने उनको वापस धकेला, और उसके बाद अब तक यहाँ पे कारकुनान जो है वो बदसिमान है, और पुलिस रेंजर सब लोग जो है पीछे माल रोड की तरफ उनकी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, तमाम लोग जो है वो वहाँ पे चले गए हैं। जी ठीक है जाफर, आप मेरे साथ रहिएगा। मैं अभी इमरान खान का ट्वीट भी देख रही हूँ जिसके वाज़ेह तौर पर गिरफ्तारी का दावा महज एक ड्रामा था, जबकि असल नीयत अगवा और कत्ल की है। आंसू गैस और आबी तोपों के बाद अब ये सीधी फायरिंग पर उतर आए हैं। कल शाम मैंने जमानती बॉन्ड भी मुहैया किया, मगर डीआईजी ने वसूल तक करने से इनकार कर दिया। इनकी बदनीयती और नापाक अज़ाइम है, किसी किस्म का इसमें इबहाम बाकी नहीं है। यही वजह है कि गिरफ्तारी खुद से नहीं दी जा रही कि नीयत पे शक है। अलबत्ता ये ज़रूर कहा जा रहा है कि मैं हर तरह की श्योरिटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि मैं अदालत में पेश हो जाऊँगा। मेरे पास 18 मार्च तक की मोहलत भी है। इस तरह से ये ना किया जाए जो ऑपरेशन इस वक्त ज़मान पाक पर किया जा रहा है। निहत्ते जो कारकुनान हैं उन पर आंसू गैस के शेल फेंके जा रहे हैं और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है।
लाठी चार्ज किया गया है। वो यही कह रहे हैं कि ये एटलीस्ट ना किया जाए, लेकिन ये भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मैंने ज़मानती बॉन्ड भी मुहैया किया मगर TIG ने वसूल नहीं किया। इनकी बदनीयती और नापाक अज़ाइम में अब किसी किस्म का इबहाम बाकी नहीं है। मुराद सईद की गुफ्तगू हमने सुनी, उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि ये गिरफ्तार करना महज एक बहाना है, असल मकसद कत्ल करना ये लोग चाहते हैं। यही वजह है कि हम किसी सूरत की गिरफ्तारी जो है इसको हम अमल में नहीं आने देंगे। और हिसार बनाया गया है, एक बड़ी तादाद है कारकुनान की जो कि जमा है अमान पाक के बाहर। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं सीनियर रहनुमा है मुसरत जमशेद चीमा साहिबा PTI की। मुसरत साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुसरत साहिबा, अभी बताया जा रहा है कि पुलिस रेंजर्स यहाँ से जा चुकी है लेकिन कारकुनान जमा है, आप लोगों की क्या हिकमत अमली होगी? अभी आप लोग क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। ये अवाम को गुमराह करने के लिए इस तरह की खबरें और अफवाहें हर अटैक के बाद ये जारी करते हैं ताकि लोग ज़मान पार का रुख ना करें, कारकुनान रिलैक्स कर जाएं कि भाई अब ये नहीं, और जैसे ही इनको लगता है कि थोड़ा मामला ठंडा हो गया तो फिर ये फुल फोर्स के साथ अटैक कर रहे हैं। तो अभी जो रेंजर्स ने थोड़ी देर पहले जो अटैक किया है उसमें इतनी हैवी शेलिंग हुई है कि हमारे से अंदर किचन, ड्राइंग रूम, डाइनिंग किसी जगह पे भी नहीं बैठा जा रहा था। ये मैं घर के अंदर की बात कर रही हूँ। फिर हमें बाहर आना पड़ा और बाहर भी तूफान जैसी इन्होंने शेलिंग की है। रेंजर्स आके खान साहब की दीवारों के ऊपर उन्होंने चढ़ने की कोशिश की है। बख्तर बंद गाड़ी ये बिल्कुल गेट तक ले आए थे, लेकिन मैं अपने भाइयों को, अपने बेटों को, अपने कारकुनान को और जो लीडरशिप ज़मान पार्क में मौजूद है उन्हें सलूट पेश करती हूँ। जिस तरह से उन्होंने इनकी कोशिश को, जो सैकड़ों, मुझे लग रहा है हजारों की तादाद में ये लोग, इन्होंने हमें घेरे में लिया हुआ है। प्रोग्राम में कुछ बात करते हैं मौसम की। मौसम के हवाले से जनाब कुछ अच्छी खबरें हैं, लेकिन अल्लाह करे ये जो बारिश है, ये रहमत है, ये जहमत का सबब एटलीस्ट ना बने, क्योंकि महकमा मौसमियात ने आज मुल्क भर में तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई की है। बलोचिस्तान, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों या आलाबारी और बर्फ़बारी का भी इम्कान है, जिसके बायस एक बार फिर से मौसम सर्द होने से गर्मी का जोर टूट जाएगा। अगर हम शहरों के टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो आज कराची, इस्लामाबाद और पेशावर समेत कई शहरों में बादलों का राज भी कायम है और हब्स की कैफियत बरकरार है। अहम शहरों के दर्जा हरारत की बात की जाए तो कराची में ज़्यादा से ज़्यादा 30, लाहौर में 31, इस्लामाबाद में बादलों के साथ 25, कोयटा में 21, पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का इम्कान है। तो ये जनाब वो हम बात करते हैं ना कि जाती सर्दी इस बार अभी तक लौट के नहीं आई, वरना हमेशा हम देखते हैं कि एक ब्रेक लगता है और सर्दी फिर से लौट आती है। लेकिन कराची में तो हमने देखा है कि जनाब कपड़े हम लोगों ने सर्दियों के रख दिए हैं, गर्मियों के निकाल लिए हैं, हो सकता है फिर से निकालने पड़ जाए। तो इस पर हम बात करेंगे। सरदार साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, DG मेट है, उनसे बात करते हैं। सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या खबरें कराची वालों के लिए? वैसे तो मैंने देखा है मौसम अबर आलूद है, कब तक रहेगा? बारिशों के हवाले से क्या बताया जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए 17 शुरू होगा बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में और फिर फैलते फैलते पूरे सिंध पे तकरीबन उसका असर होगा। कहीं लाइट और कहीं मॉडरेट रेन इस तरह का इम्कान है। कराची में भी वैसे तो कल भी इक्का दुक्का जगहों पे हो सकती है, बैरिया टाउन और गडाप और दूसरा जो सुरजानी टाउन का इलाका है, यानी शुमाली पट्टी, कराची की शुमाली और शुमाल मशरकी जो पट्टी है उसमें इक्का दुक्का जगहों पे हो सकती है बिल्डअप होकर आफ्टरनून में या इवनिंग में। लेकिन फिर 17, 18 और 19 को 3 दिन रहेगी ये उस वेव के अंदर। कराची भी रहेगा तो उसमें इम्कान रहेगा कभी हल्की कहीं और कहीं दरमियानी शिद्दत की बारिश हो सकती है, वक्फे वक्फे से, मुसलसल नहीं, वक्फे वक्फे से। ज़्यादातर इम्कान यही हुआ करेगा कि शाम में बिल्डअप होकर बारिश हो जाए। तो मुझे ये बताइएगा सरफराज साहब कि क्या जो गर्मी का जोर है वो टूट जाएगा, एक बार फिर से सर्दी लौटेगी, या फिर बस दरमियाना मौसम रहेगा और उसके बाद गर्मी आ जाएगी? नहीं, सर्दी का तो खैर लौटने का कोई अब नहीं है, खासकर सिंध और जो जनूबी हिस्सा है पूरा पाकिस्तान का, जो जनूबी सूबे हैं दोनों, सिंध और बलूचिस्तान, इसमें हाँ शुमाली इलाकों में कुछ टेम्परेचर गिर सकते हैं, लेकिन ये कि गर्मी भी नहीं रहेगी। जैसे एक खदशा पहले होता है कि मार्च के वस्त के बाद गर्मी पड़ना शुरू हो जाती थी। कराची में पिछले साल आपको याद होगा बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, मार्च से ही शुरू हो गई था हीट वेव का सिलसिला। तो इस साल लकीली यानी ये जो बारिशों के दो स्पेल हैं आगे पीछे जो
मगरबी हवाओं के सिलसिले दाखिल होंगे तो उसके नतीजे में पूरे मुल्क में टेम्परेचर मुतदिल रहेंगे, यानी एवरेजेस जो टेम्परेचर्स की होती है मार्च के महीने की रमज़ान कैसा गुजरने वाला है? रमज़ान का पहला अशरा तो ठीक गुजरेगा, इसलिए कि 23 से अगर रमज़ान शुरू होता है ना तो वो ये मगरबी हवाओं का सिलसिला एक तरह से मौजूद रहेगा मार्च के आखिर तक, 1-2 दिन के वक्फे से, तो ओवरऑल अच्छा रहेगा रमज़ान का पहला अशरा। लेकिन दूसरे अशरे के बाद अगर मौसम ड्राई हो जाता है, जिसका इम्कान है कि ड्राई हो जाएगा अप्रैल के 5-6 अप्रैल के बाद, तो फिर ग्रेजुअली गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगी। सही। अच्छा, पंजाब और केपी साइड पर आप क्या मौसम की सूरत हाल देख रहे हैं? बारिशें तूफ़ानी होंगी वहाँ पर? कुछ जगहों में तेज़ स्पेल मुतवक्की है, केपी के खासकर जो एक्स फाटा के इलाके हैं ना, वेस्टर्न केपी, उन इलाकों में तेज़ स्पेल मुतवक्की है। इस स्पेल में भी, और इसके बाद जो दूसरा स्पेल 22 से ऑनवर्ड शुरू होगा, 22 से लेकर 25 या 26 तक चलेगा वो सिलसिला, 25-26 मार्च तक, तो उसमें ज़्यादा तेज़ बारिश मुतवक्की है केपी के बेशतर इलाकों में, और शुमाली पंजाब के शुमाली इलाकों में मरी हो गया, दूसरा हज़ारा डिवीजन के इलाके गलियात हो गया, और इसी तरह से केपी के शुमाली इलाके जो स्वात कालाम वगैरह उन इलाकों में, और इसी तरह से केपी के जनूबी इलाकों में, तो किसी किसी जगह में इस स्पेल में भी तेज़ स्पेल मुतवक्की है, और जो इसके बाद का स्पेल होगा उसमें ज़्यादा शिद्दत की बारिश का इम्कान है। सही। तो अच्छा, अब कराची में अभी जो सिचुएशन है इसमें मैं देख रही हूँ कि हब्स भी है, हवा नहीं चल रही है, तो ये हब्स भी बरकरार रहेगा या फिर रात में हवाएं चलने का इम्कान है बारिशों के साथ हल्की फुल्की? देखिए, विंड इसमें मार्च में ना इसकी स्पीड इतनी नहीं होती, अमूमन ये मई से ऑनवर्ड जाके होता है, यानी मार्च और अप्रैल में विंड कम ही रहती है, बिलखुसूस जो दिन का पहला हिस्सा होता है उसमें, फिर शाम दोपहर के बाद फिर कुछ ना कुछ सी ब्रीज चलती है, और कुछ थोड़ी 5-10 नॉटिकल माइल स्पीड से चलती है, तो फिर मौसम बेहतर हो जाता है। और इसके साथ ये है कि जब सी ब्रीज चलती है तो जाहिर है वो अपने साथ नमी लाती है, तो मॉइस्चर ज़्यादा होता है, जिससे आपको हब्स किसी कैफियत महसूस होती है। लेकिन इतने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जाने का और उस तरह से बहुत मगी वेदर होने का इम्कान नहीं है। चलें, ठीक है जी सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में बहुत ज़रूरी है, आप देख रहे होंगे मैं मुसलसल गर्म पानी थोड़ा थोड़ा पी रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे वायरल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। बारिशें होंगी तो ये वायरल इन्फेक्शन ख़त्म होंगे। कुछ खट्टा ठंडा ना खाने के बावजूद भी हमारे गले जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। खैर, बहुत शुक्रिया सरदार साहब ने बताया कि कुछ मौसम में बेहतरी तो खैर आएगी, पहला अशरा भी अच्छा गुजरेगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ ऑस्कर मेले की बात करते हैं। इसमें मलाला की फिल्म थी स्ट्रेंजर एट द गेट, कोई अवार्ड तो ना जीत सकी, लेकिन मलाला की धूम काफ़ी रही है, शायकीन के दिल जीतनी है मलाला ने। और ये 95वां ऑस्कर अवार्ड था जिसकी तकरीब थी, उसमें वो अपने शौहर के साथ बैठी थी। मलाला यूसुफजई काफ़ी तवज्जो का मरकज़ बनी रही, उनका गाउन जो है वो काफ़ी तवज्जो का मरकज़ बना रहा, और असर मलिक उनके साथ थे जो कि गाउन उठाए उनके पीछे पीछे प्रोटोकॉल के साथ उनको जनाब उन्होंने इस तकरीब में उनका साथ दिया, उनको कंपनी दी, और बड़ा अच्छा ये माहौल था। मलाला से जब सवाल किया गया तो मलाला ने जवाब में सिर्फ एक बात की, छोटी सी बात की, कि मैं अमन की बात करती हूँ, मैं सिर्फ अमन की बात करती हूँ। तो खैर, इन्हीं ऑस्कर अवार्ड्स पे बात करने के लिए इस वक्त फिल्म क्रिटिक हमें ज्वाइन कर चुके हैं कामरान जावेद साहब। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मूवी का नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, अच्छे खासे अवार्ड्स इस मूवी ने जीते हैं, तो आपने प्रिडिक्शन भी की थी। ये कैसे आप प्रिडिक्ट कर लेते हैं, कैसे आपको पता चल जाता है कि ये फिल्म इतने अवार्ड्स जीत लेगी? देखिए, प्रेडिक्शन का एक पूरा साइंस होता है। सबसे पहले तो जो प्री रिक्विजिट होता है टू डू एनी प्रेडिक्शन इज टू वॉच एवरी मूवी इन द ऑस्कर रेस ना। तो आपके पास 39 मेजर कंटेंडर्स थे। अब शॉर्ट फिल्म हम देखते नहीं है, वो एक्चुअली 23 कैटेगरीज होती हैं, हम 20 कैटेगरीज प्रेडिक्ट करते हैं जो मेजर कैटेगरीज होती हैं, तो उसमें 39 मूवीज होती हैं। अब आप जब तक 39 मूवीज देख ना लें, आपको नहीं अंदाजा होता कि कौन सी फिल्म किस जगह पे क्या बाजी जीत जाएगी। ये तो हुई पहली बात। सेकेंडली, ऑस्कर को प्रेडिक्ट करने के लिए एक साइंस होता है। आपको पूरे के पूरे एटलीस्ट 4 महीने, जब ऑस्कर का पूरा कंपटीशन स्टार्ट होने वाला होता है, अलग अलग गिल्ड्स और यूनियंस की अपने खुद के अवार्ड्स होते हैं। ऑस्कर के मेंबर्स जो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज हैं, जो मेन एकेडमी कहलाती है, जो उसमें 10,000 से ऊपर मेंबर्स हैं। वो मेंबर्स स्क्रीन राइटर्स गिल्ड, एक्टर्स गिल्ड, प्रोड्यूसर्स गिल्ड के साथ भी होते हैं। आप उनके अवार्ड भी फॉलो करते हैं, आप देखते हैं इंडस्ट्री का टिल्ट किस तरफ जा रहा है, इस साल की पॉलिटिक्स क्या है, इस साल कोई मैसेज देना चाहता है या एकेडमी कोई मैसेज देना चाहती है,
फिल्म्स की क्वालिटी खुद की कितनी अच्छी है, क्या वो एक्चुअली जो कैटेगरी में एक साथ कंपटीशन में खड़े हैं क्या वो कंपटीशन बनता भी है। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ती हैं और फिर ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस भी होता है, तो तब जाके कुछ। अच्छा, वैसे कामरान, इस मूवी ने एवरीवेयर एवरीथिंग ऑल एट वंस, ये जो मूवी है इसने 2 करोड़ से भी कम, $2 करोड़ से भी कम बजट वाली ये फिल्म है और मजमूई तौर पर इसने 7 अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। तो यकीनी तौर पर इसमें बेहतरीन अदाकारा होंगी, डायरेक्टर होंगे, एडिटिंग, मतलब वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि होना ज़रूरी है जिसके बाद वो फिल्म इतने अवार्ड्स जीत सकती है, कुछ बताएंगे? अच्छा, इंग्रेडिएंट्स के अंदर से ये होता है कि इट ऑल डिपेंड्स, जैसे जैसे ऑस्कर रेस बढ़ती जाती है वो इंग्रेडिएंट्स कभी कभार फिल्म के फेवर में भी आ जाते हैं, कभी कभार फिल्म के फेवर में नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एवरीथिंग को छोड़ के एक और एग्जांपल लें, टार के नाम से एक फिल्म आई थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, मगर उसको टोटली एक भी अवार्ड नहीं मिला जहाँ जिस कैटेगरी के अंदर वो खड़ी थी। आपको 3 महीने पहले आप मुझसे पूछते तो मैं कहता केट ब्लांचेट वुड बी द फ्रंट रनर टू विन द अवार्ड, मगर केट ब्लांचेट के पास 2 पहले से ऑस्कर्स हैं, ब्लू जैस्मिन और एविएटर के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एंड तो दोनों अवार्ड ले चुकी हैं, अकेडमी अवार्ड्स। तो जाहिर बात है अब जब क्योंकि इस साल एक मोमेंटम बना हुआ था एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस का, एक स्टेटमेंट जाना था। एक बात होती है कि ऑस्कर सिर्फ एक्सीलेंस पे भी अपने आप को एट टाइम एंड अगेन नहीं देता अवार्ड्स फिल्म्स को, बात होती है कि क्या स्टेटमेंट दिया जाए। पिछले 4 से 5 साल के अंदर एक डाइवर्सिटी का स्टेटमेंट आ रहा है। आप अकेडमी के मेंबर्स ज़्यादातर कॉकेशियन वाइट इन द 50s हैं, तो डाइवर्सिटी कम एज के लोग क्यों नहीं है, क्या अलग अलग जेंडर्स के लोग हैं, फीमेल इक्वालिटी है कि नहीं, आपके क्या कहते हैं साथ साथ आपके रेशियल इंक्लूसिविटी कितनी है। तो कुछ साल से अफ्रीकन अमेरिकन का थोड़ा सा एक प्रेशर आ रहा था, उनको अच्छे अवार्ड्स दिए जा रहे थे बहुत सारी जगहों के ऊपर। तो इसकी क्या वजह है? मलाला के पेरेंट्स तो बहुत अच्छी रही है ऑस्कर अवार्ड्स की तकरीब में, सबने उनको बहुत पसंद किया है, लेकिन स्ट्रेंजर एट द गेट कोई अवार्ड ना जीत सकी, इसकी वजह आप क्या समझते हैं? वो इनिशियल से ही जब से पूरा अवार्ड सीजन चल रहा था इट वाज लैगिंग थ्रू आउट, तो उसका मोमेंटम बन भी नहीं रहा था कहीं से जीतने का। तो एक बात होती है मोमेंटम की, लोग ये बात बड़ी भूल जाते हैं कि लास्ट हफ्ते तक 10 दिन तक जब तक अकेडमी के मेंबर्स वोट कर रहे होते हैं, क्या उन लोगों ने हर फिल्म हर कैटेगरी में देखी है? उनके पास चॉइस होता है, क्या वो देखे बगैर क्या डिसीजन ले सकते हैं? और अगर वो देखे बगैर डिसीजन ले रहे हैं तो क्या लॉबिंग होती है? वहाँ एक लॉबिंग भी चलती है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ चलती है। मलाला की फिल्म का मोमेंटम कभी बन नहीं रहा था, उसके चांसेस नहीं थे जीतने। सही। अच्छा, लास्ट टाइम हम देखे अवतार ने अच्छा खासा बिजनेस किया था, बच्चे को पता था, सबने देखा था। कुछ मूवीज ऐसी होती हैं कि वो ऑस्कर मिलने से पहले हिट होती हैं, लोग उनको देखते हैं, पसंद करते हैं, कुछ को ऑस्कर अवार्ड मिल जाता है, उसके बाद उनको उस तादाद में लोग देखते हैं कि जो कि पता चलता है कि जनाब ये वाकई बड़ी ज़बरदस्त मूवी थी। ऐसा क्यों होता है? अच्छा देखिए, एक कमर्शियल सिनेमा की एक बात अलग होती है, सही है, जब आपका ऑस्कर सीजन चलता है तो बहुत सारी फिल्म्स जो 6 महीने पहले रिलीज होती हैं, जब वो ऑस्कर कंटेंशन में आ जाती हैं तो वो अपनी लिमिटेड रिलीज बनाना शुरू करती हैं। तो ऑस्कर का जब अवार्ड होने वाला होता है, बाकी अवार्ड्स हो रहे होते हैं, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होता है कि चलें ये फिल्म देखते हैं। एवतार जैसी फिल्म या टॉप गन जैसी फिल्म के लिए, टॉप गन मैवरिक ने इस साल सबसे बड़ा बिजनेस कराया एवतार के बाद। तो जब इतनी ये फिल्म्स होती हैं जो कमर्शियली वायबल होती हैं, ये फिल्म्स अपने पीक कमर्शियल सीजन पे आती हैं, ये बड़ा बिजनेस करके जाती हैं, और अगर साथ साथ अवार्ड सीजन के अंदर अगर इनकी नॉमिनेशंस आ जाएं तो लोग इनको देखते हैं। बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि फिल्म्स रिलीज ही अवार्ड सीजन के आगे पीछे करी जाती हैं टू कैश इन ऑन दैट। तो कमर्शियल फिल्म्स का इंडिपेंडेंट सिनेमा, जैसे फॉर एग्जांपल एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस हो गई या पिछले साल की विनर कोडा हो गई, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है पर से बॉक्स ऑफिस के लिहाज से। हाँ, बॉक्स ऑफिस डज हेल्प स्पेशली छोटी फिल्मों को व्हेन द टाइम कम्स। सही। अच्छा, मैं थोड़ा सा मिचेल यू की बात करना चाहूँगी, जिन्हें बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड मिला है, एशियाई खातून, और ये पहली बार हुआ है किसी एशियाई खातून को ये अवार्ड इस तरह से मिला है। इसको आपने किस तरह से देखा है? देखिए, अगेन वो जो डाइवर्सिटी की मैं बात कह रहा हूँ, तो जब आप देखते हैं तो इट वाज अबाउट टाइम कि ईस्टर्न एशियन कंट्रीज या ईस्टर्न एशियन रेस को आप जरा सा एथनिसिटीज को आप थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन दें, आप उनको अप्रिशिएट करें। इसलिए एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस जो इंटायरली प्रीडोमिनेंटली ईस्टर्न एशियन कास्ट के साथ बनी हुई है, दैट केम आउट ऑन द फोरफ्रंट। मगर ये सिर्फ ये रीजन नहीं है
इंडिविजुअल भी आपको कैटेगरीज देखनी होती हैं। मिशेल योग का अवार्ड ऑफ कोर्स आई एम वेरी हैप्पी फॉर, आई हैव लव्ड हर एज एन एक्ट्रेस काफी सालों से, बहुत अच्छा काम करती है, बड़ी सटल एक्ट्रेस हैं। तो ऑफ कोर्स गिवन द मोमेंटम ऑफ हाउ इट टर्न्ड आउट टू बी, आई एम वेरी हैप्पी। चलें, रियली नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत शुक्रिया कामरान, आपने अपना वक्त हमें दिया और बड़ी ज़बरदस्त आपने बातें की हैं और से कि किस तरह नॉमिनेशंस होती हैं, किस तरह अवार्ड्स मिलते हैं, माशाल्लाह आपकी प्रेडिक्शंस इतनी सही साबित होती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। को चेयरमैन बोल, शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक बोल ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत केस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और न ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।